फिल्म के लीड रोल में है कैंग, जो आज से कुछ साल पहले तक एक प्रोफेशनल किलर हुआ करता था। यानी कि ऐसा हिटमैन जो पैसे के बदले किसी की जान लेता है। लेकिन अब वो ये सब कुछ छोड़ चुका है और अपनी वाइफ के साथ में एक शांत जिंदगी जी रहा है। उसने अपने पुराने काम से काफी पैसे कमाए थे, इसीलिए वो काफी अमीर है और एक बड़े से आलीशान घर में रहता है। एक दिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ 3 वीक्स के लिए किसी आइलैंड पे घूमने जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका डाइवोर्स काफी पहले हो चुका है और उसकी एक 17 साल की बेटी है। तो जब तक हम वापस नहीं आते, क्या तुम उसे अपने घर में रख के उसका ख्याल रख सकते हो? यानी कि कैंग की वाइफ 3 वीक्स के लिए उसे 17 साल की एक लड़की का बेबी सिटर बनने को कह रही है। कैंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ये नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी वाइफ के काफी मनाने पर वो मान जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। अगले दिन अपनी वाइफ और उसकी फ्रेंड को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद कैंग उस जगह जाता है जहां से वो उस लड़की को पिक करके अपने घर लाएगा। इस लड़की का नाम है किम और ये अपने साथ अपनी स्कूल फ्रेंड जून को भी साथ लेके आई है। वो कैंग से पूछती है कि क्या कुछ दिनों के लिए वो अपनी फ्रेंड जून के घर पे रुक सकती है, लेकिन कैंग ये बात उसकी मदर को ना बताए। कैंग तो शायद पहले से ही यही चाहता था, तो वो मान जाता है और उन दोनों को ड्रॉप करने से पहले वो किम का पर्स लेके उसमें कुछ पैसे भी रख देता है, ताकि किम को इस बीच कोई परेशानी ना हो। देर रात जब कैंग गहरी नींद में था, उसके फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ किम थी, जो उससे कहती है कि वो किसी रेस्टोरेंट में है और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। कैंग सोचता है कि उसकी वाइफ ने उसे ये कहाँ फंसा दिया, लेकिन फिर भी वो उस जगह जाता है जहाँ पर उस लड़की ने उसे बुलाया था। कैंग वहाँ जाके देखता है कि किम अपने किसी स्कूल फ्रेंड के साथ वहाँ बैठी है। उसके पेट में कोई दर्द नहीं और वो काफी खुश दिख रही है। कैंग उससे पूछता है कि तुमने इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो किम उसकी बात को इग्नोर करके अपना फोन चलाने लगती है। असल में ये सब किम की ड्रामेबाजी थी, जो टीनेज गर्ल्स खुद को नोटिस करवाने के लिए अक्सर किया करती हैं। किम की फ्रेंड जून ने उसे मैसेज करके बाहर मिलने को बुलाया है, तो वो कैंग को वहां से जाने को कहती है। कैंग भी किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहां से निकल जाता है। वहां से जाने से पहले कैंग अपनी गाड़ी के मिरर में देखता है कि किम कुछ लड़कों के साथ बाइक पे बैठ के कहीं जा रही है। कैंग को अपने आसपास का माहौल ठीक नहीं लगता, तो वो किम का पीछा करने का फैसला लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब कैंग ने किम के पर्स में पैसे रखे थे, उसी समय उसने उसके पर्स में ट्रैकिंग डिवाइस भी डाल दी थी, क्योंकि टीनेज बच्चों को बहला फुसला के गलत रास्ते पे ले जाना एक आम बात है। कैंग उसकी लोकेशन का पीछा करते हुए एक स्केट क्लब के बाहर पहुंचता है। क्लब के अंदर एक लड़की जिसका नाम हाना है, वो किम को अपने किसी क्लाइंट के साथ जाने के लिए मजबूर कर रही है और बदले में वो किम को कुछ पैसे भी देगी। यानी एक तरह से वो किम को प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर कर रही है। इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि किम की फ्रेंड जून और वो लड़का जिसके साथ वो रेस्टोरेंट में बैठी थी, इन दोनों ने मिलकर किम को फंसाया है। किम हाना को इस काम के लिए मना कर देती है और साथ ही वो उसे अब्यूज भी करती है, जिससे गुस्सा होकर हाना उसे मारने वाली होती है कि तभी वहाँ कैंग की एंट्री होती है। वो हाना को समझाता है कि इन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने दो और बात यहीं खत्म हो जाएगी। वो लड़का कैंग को बहुत हल्के में लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। कैंग कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा हिटमैन हुआ करता था, तो इन टपोरियों से निपटना उसके लिए बहुत छोटी बात है। वो उस लड़के का चाकू छीन लेता है और साथ ही वहाँ मौजूद बाकी लड़कों की भी पिटाई करता है। हाना को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है और वो अचानक से जाके कैंग के पेट में चाकू मार देती है। कैंग उसके मुंह पे भी एक जोरदार पंच मारता है, जिससे बेहोश होकर वो वहीं गिर जाती है। फिर उस रात कैंग किम को लेके अपने घर आ जाता है। कल रात की घटना से इम्प्रेस होके किम अब कैंग से थोड़ा अच्छे ढंग से पेश आती है। रात को जब वो दोनों डिनर करके अपने घर लौट रहे होते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ काफी भीड़ लगी है और पुलिस चेकिंग चल रही है। इस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर ली कैंग की कार को रुकवा के उससे थोड़ा पूछताछ करता है और तब ली को पता चलता है कि कल रात यहाँ कुछ लड़कों का मर्डर हुआ है, जिसकी छानबीन यहाँ की पुलिस कर रही है। हल्की फुल्की पूछताछ के बाद ली कैंग को वहाँ से जाने देता है। उस रात घर पहुंच के ली इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। तब उसे पता लगता है कि मरने वाले लड़के वही हैं जिसको कल रात कैंग ने क्लब में पीटा था। कैंग समझ जाता है कि ये काफी सीरियस मैटर है और इसमें काफी पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर ली कैंग से मिलने उसके घर आता है। वो कैंग को अपने फोन में एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें दिखता है कि कैंग की कार उस रात उस रोड के पास से गुजरी थी जहां उन लड़कों का मर्डर हुआ था। कैंग उससे कहता है कि ये तो महज एक इत्तेफाक है, उस रात और भी गाड़ियां उस रोड से गुजरी होंगी। इसके बाद वो कैंग को एक और फुटेज दिखाता है, जिसमें वो लड़का जिसका उस रात मर्डर हुआ, उसकी बाइक के पीछे एक लड़की बैठी है जो दिखने में किम के जैसी लगती है, लेकिन फोटो काफी ब्लर होने की वजह से ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो सच में किम ही है या कोई और। कैंग ली के इन सवालों से नहीं डरता और वो उसके सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से देता है, लेकिन किम ये सब कुछ होता देख काफी घबराई हुई है। ली के वहां से जाने के बाद किम काफी डरते हुए कैंग से उस रात के लिए माफी मांगती है।
किम का डरा हुआ चेहरा देख के कैंग की कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जहां उसे याद आता है एक लड़की जो जिंदगी से बिल्कुल हार चुकी थी। अब वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन मरने से पहले वो एक बार किसी को गले लगाना चाहती है। तब कैंग ने उसकी बात मान के उसे गले लगाया था कि तभी किम के फोन पे किसी की कॉल आती है और दूसरी तरफ उस रात वाली लड़की हाना थी। वो कैंग को बताती है कि उन लड़कों का मर्डर जिस चाकू से हुआ है उस पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है। भले ही मर्डर किसी और ने किया हो, लेकिन पुलिस का शक तुम पे ही जाएगा। तो अगर तुम वो चाकू वापस चाहते हो तो उस लड़की किम को लेके यहाँ आ जाओ। हाना और उसके गैंग के लोगों को कैंग के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उसे एक ऑर्डिनरी मैन ही समझते हैं। हाना के पास जाने से पहले कैंग किम को एक बैंड हाथ में बांधने को देता है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगी है, और फिर वो वहां से अपनी बाइक लेके तेज रफ्तार में हाना की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंच के वो हाना से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं और शहर के काफी पावरफुल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उस रात वाले पंच की वजह से हाना की एक आंख लगभग खराब हो चुकी है। हाना के साथ वहां उसका एक पार्टनर भी है जो इन सब में उसका साथ देता है। कैंग से निपटने के लिए इन्होंने एक मोटा ताजा गुंडा भी हायर किया है। जब वो कैंग को मारने आता है तो कैंग कुछ ही देर में उसे अधमरा कर देता है। कैंग उन दोनों से उस रात वाला चाकू मांगता है। उन दोनों के मना करने पर वो उस गुंडे को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है, जिससे घबराकर हाना का पार्टनर कैंग की तरफ चाकू फेंक देता है। जैसे ही कैंग वो चाकू उठाने के लिए आगे बढ़ता है, वो आदमी कैंग पे गोलियां चलाता हुआ वहां से भाग जाता है। कैंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है तो यहाँ उसका सामना रशियन माफिया यूरी से होता है। यूरी खुद भी एक प्रोफेशनल हिटमैन है और वो इस गैंग का एक बहुत ही खास मेंबर है। फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जिसमें कैंग यूरी को घायल करके उसे बिना जान से मारे वहां से चला जाता है। घर पहुंच के वो टूटे हुए सीसीटीवी और कुछ लोगों के पैरों के निशान को देख के समझ जाता है कि किम को यहाँ से किडनैप किया गया है। वो किम के हाथों में बंधे उस ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रैक करके किसी सुनसान गली के एक घर में पहुंचता है जहां उसे किम नहीं मिलती, लेकिन वहां उसे हाना मिल जाती है। हाना उसे वो ट्रैकिंग बैंड दिखाते हुए कहती है कि हमें पता लग गया है कि तुम कैसे हर बार उसे ढूंढ लेते हो। कैंग उसे एक कमरे में ले जाके बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। तब हाना उसे बताती है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट है जो पहले तो कोरिया की स्कूल गर्ल्स को पैसे देके मनाते हैं, अगर वो नहीं मानती तो उन्हें किडनैप किया जाता है। हमारे किसी बड़े कस्टमर ने किम की डिमांड की थी, इसलिए उस रात पहले उसे पैसे देके समझाया गया, लेकिन वो नहीं मानी तो उसे किडनैप कर लिया गया। इसमें इस शहर के पावरफुल लोगों के साथ साथ रशियन माफिया भी इन्वॉल्व है, लेकिन हाना को उस क्लाइंट के बारे में नहीं पता जिसने किम की डिमांड की थी। फिर वो कैंग को शहर से दूर बने उस होटल के बारे में बताती है जहां उसे इस समय किम मिल सकती है। कैंग हाना को नहीं मारता और जल्दी से उस होटल की तरफ निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब इंस्पेक्टर ली इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आता है तो उसे हाना की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि इस बीच ही किसी ने हाना को मार दिया। उधर कैंग जब उस होटल पहुंचता है तो वहां भी उसे किम नहीं मिलती, लेकिन वहां उसका सामना काफी सारे गुंडों से होता है और वो काफी बेदर्दी से उन सबको मार देता है। कैंग बहुत ही ज्यादा खूंखार किलर है, तो वो अपने रास्ते में आने वाले ज्यादातर गुंडों को जिंदा नहीं छोड़ता और अंत में उसका मुकाबला वहां दूसरे हिटमैन यूरी से होता है। यूरी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो कैंग को बता देता है कि वो लोग कल सुबह 8 बजे किम को समुद्र के रास्ते रसिया लेके जाने वाले हैं और वो जिस शिप से उसको लेके जाएंगे उसका नाम एरिना है, लेकिन तुम वहां पहुंच के उसे नहीं बचा पाओगे क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। कैंग को फिलहाल यूरी से फाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं क्योंकि उसे किम को बचाना है, तो वो जल्दी से उस होटल के अंदर जाता है। यूरी भी उसके पीछे जाता है। इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है और दोनों जबरदस्त फाइटर हैं, तो कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। और इसी बीच कैंग रस्सी से यूरी को बांध के उसी रस्सी के सहारे वहां से नीचे कूद जाता है। वो सीधा एक कार पे आके गिरता है जो इंस्पेक्टर ली की थी। इंस्पेक्टर ली उसे गन पॉइंट पे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन कैंग चालाकी से ली की गन छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पे वहां से बंदी बना के अपने साथ ले जाता है। सुबह सुबह ये दोनों उस सी पोर्ट पे पहुंचते हैं जहां से गुंडे किम को रसिया भेजने वाले हैं। कैंग को वहां एक वैन में कुछ गुंडों के साथ किम दिखाई देती है। वो अपने कार की रफ्तार बढ़ा के उस वैन को टक्कर मारता है। वैन पलट जाती है, तब वो उन गुंडों को मार के किम को वहां से बाहर निकाल लेता है। इसी वक्त हाना का वो क्लब वाला पार्टनर भी वहां आ जाता है। वो अपनी कार से कैंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग उसे कार से बाहर निकाल के उस क्लाइंट का नाम पूछता है जिसने किम की डिमांड की थी। वो कैंग को उस क्लाइंट का नाम नहीं बताता, तो कैंग उसे भी मार देता है। फिर वो उसका फोन निकाल के कॉलर लिस्ट का आखिरी नंबर डायल करता है और हम देखते हैं कि ये नंबर इंस्पेक्टर ली का था, यानी कि वो भी इन सब के साथ मिला हुआ है।
कैंग उसे कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो, कि तभी उन दोनों को वहाँ पुलिस टीम आती हुई दिखती है। कैंग उससे कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा अगर तुम मेरा साथ दो। मैंने ये जितना भी खून खराबा किया है तुम इसे एक पुलिस ऑपरेशन का नाम दे के मुझे बचा सकते हो। ली उसका ये ऑफर मान जाता है क्योंकि फिलहाल उसके पास और कोई चॉइस नहीं। ली इस पूरी घटना को एक पुलिस ऑपरेशन बता के कैंग और किम को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देता है। हॉस्पिटल में जब किम को होश आता है तो वो होने वाली इन सारी परेशानियों के लिए कैंग से माफी मांगती है। कैंग जानता है कि इसमें किम का कोई दोष नहीं, बल्कि सारा कसूर तो उस क्लाइंट का है जिसने किम की डिमांड की। जब इंस्पेक्टर ली कैंग से मिलने आता है तो वो उससे कहता है कि मेरी उस आदमी तक पहुंचने में मदद करो जिसने इस प्रोस्टिट्यूशन गैंग से किम की डिमांड की थी, और बदले में मैं तुम्हें काफी सारे पैसे और वो मोबाइल दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ एक सबूत है। ली उसका ये ऑफर मान के वहां से चला जाता है। इसी बीच कैंग की वाइफ उसे कॉल करके उसके और किम के हालचाल लेती है। कैंग उसे यहाँ होने वाली किसी भी घटना के बारे में नहीं बताता और उससे कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। किम भी इस बात को समझ जाती है कि ये हिटमैन सिर्फ अपनी वाइफ से ही डरता है। अगले दिन ली कैंग को कॉल करके उस आदमी के बारे में बताता है जिसके अंडर में हाना और उसका पार्टनर काम करते थे। उस आदमी का नाम पार्क है और उससे ही उस क्लाइंट का पता चल सकता है जिसने किम की डिमांड की थी। कैंग पार्क के अड्डे पे पहुंच के उसके आदमियों को मार देता है और साथ ही वो पार्क को भी घायल करके उससे पूछताछ करने लगता है कि तभी पार्क के फोन पे एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक लेडी बात करती है जो उससे किसी होने वाली पूल पार्टी के लिए एक नई लड़की तैयार करने को कहती है। इस धंधे में इस औरत को द बैड आंट के नाम से जाना जाता है और इसका काम है नई लड़कियों को तैयार करके क्लाइंट्स के पास भेजना। पार्क से उसे ये भी पता चलता है कि जिस आदमी ने किम की डिमांड की थी वो असल में एक जज है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, करप्ट और निहायत ही ठरकी आदमी है और जिस फाइटर यूरी से कैंग की 2 बार फाइट हुई है वो उस जज का पर्सनल बॉडीगार्ड है। ये लोग कोरिया की स्कूल गर्ल्स को किडनैप करके उन्हें रसिया भेजते हैं और जज उनमें से सबसे अच्छी लड़की को पिक करके अपने पास रखता है। ये सब जानने के बाद कैंग पार्क को भी मार देता है और फिर उसके बाद वो क्लीनिंग कंपनी को फोन करता है। ये ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी क्लीनिंग से किसी भी घटना में हुए सारे खून खराबे के सबूतों को मिटा देते हैं। कैंग ने इससे पहले भी कई बार अपनी किलिंग के बाद इन्हें इस्तेमाल किया है। इसके बाद कैंग अपने किसी पुराने दोस्त से एक बड़ी स्नाइपर गन खरीदता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर ली कैंग को कॉल करके बताता है कि जिस जज के बारे में पार्क बात कर रहा था वो यहाँ के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चीफ जस्टिस है। वो बहुत ही ज्यादा अमीर और पावरफुल आदमी है, तो हमारा डिपार्टमेंट उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगा। इसके बाद कैंग उस जगह पे पहुंचता है जहां वो पूल पार्टी चल रही है, जिसका एड्रेस उसे पार्क और द बैड आंट की बातचीत से पता चला था। वो अपनी स्नाइपर गन से वहां बाहर खड़े सारे आदमियों को एक एक करके मार देता है और यहीं हम देखते हैं कि द बैड आंट ने आज उस जज के लिए एक नई लड़की का इंतजाम भी किया है। बाहर के लोगों को मारने के बाद कैंग अंदर जाके जज के बॉडीगार्ड्स को मारना शुरू करता है। यूरी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो वो कैंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद इंस्पेक्टर ली भी वहां आ जाता है जो शुरू में ऐसा लगता है कि वो कैंग का साथ दे रहा है, लेकिन वो कैंग से गद्दारी करके उसे फंसा देता है। इसके बाद यूरी और उसके आदमी कैंग को जज के सामने ले जाते हैं। कैंग देखता है कि उस जज के पास एक लड़की है जो बहुत डरी हुई सी है। कैंग उस जज से पूछता है कि क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने किम की डिमांड की थी। वो जज इस बात का कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ हंस के कैंग से हाथ मिलाता है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि बाहर ले जाके इसे मार दो। ली कैंग को गन पॉइंट पे रख के बाहर लेके जाता है। इससे पहले कि ली उसको गोली मार पाता वो पलटवार करके उसकी अच्छे से पिटाई करता है और साथ ही वो जज के बाकी लोगों की भी काफी पिटाई करता है। वो ली से कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि मुझे जज तक पहुंचना था। इसके बाद वो ली की गन से इन सबको शूट कर देता है कि तभी वहां यूरी आके कैंग पे गोलियां चलाने लगता है और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गन फायरिंग देखने को मिलती है। क्योंकि ये दोनों ही ट्रेंड फाइटर हैं तो दोनों के बीच में काफी बराबरी का मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन कैंग के पास फाइटिंग स्किल के साथ सच्चाई की ताकत भी है, तो वो यूरी पे भारी पड़ता है और अंत में उसे मार देता है। फिर वो उस जज के पास पहुंचता है। कैंग को देखते ही जज की हालत टाइट हो जाती है। वो कैंग से कहता है कि मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो तुम्हें बहुत सारे फायदे हैं। कैंग उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना बताओ कि द बैड आंट कौन है। तब जज उसे बताता है कि असल में किम की मदर ही द बैड आंट है, जो पिछले काफी सालों से इस प्रोस्टिट्यूशन रिंग को चला रही है। पुलिस से बचने में मैं उसकी मदद करता हूँ और बदले में वो मुझे नई लड़कियां देती है। तब कैंग उससे पूछता है कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। जज बताता है कि वो किम की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, बल्कि वो उसकी स्टेप मॉम है और शायद वो किम को पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने ऐसा किया। ये सब कुछ जानने के बाद कैंग जज को भी मार देता है क्योंकि वो इस प्रोस्टिट्यूशन रिंग से जुड़े हर इंसान को खत्म करना चाहता है।
इधर हमें दिखाया जाता है कि किम की मॉम दूर किसी आइलैंड में कैंग की वाइफ के साथ एंजॉय कर रही है कि तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है और प्राइवेसी के लिए वो अपनी कार में जाके उसे रिसीव करती है। ये कॉल उसी जज के फोन से आया था जो इसका साथ दे रहा था। जब वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से कैंग बात करता है जो उसी कार में बैठा हुआ है। वो कैंग को देख के बहुत शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि उसका सारा खेल अब खराब हो चुका है। वो कैंग को बताती है कि किम उसकी स्टेप डॉटर है तो उसको किम से कोई प्यार नहीं, वो बस उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और साथ ही वो कैंग को ये भी बताती है कि उसने कैंग की वाइफ से इसलिए दोस्ती करी क्योंकि वो किम के जरिए कैंग को फंसाना चाहती थी। उसने सुना था कि कैंग काफी अमीर आदमी है, इसीलिए उसने कैंग की वाइफ को कन्विंस किया कि वो कुछ दिन किम को अपने घर पे रुकने दे। कैंग उससे कार स्टार्ट करने को कहता है और फिर वो उसे एक सुनसान जगह पे ले जाता है। वहां पहुंच के कैंग उससे कहता है कि ये सब कुछ प्लान करने से पहले तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था। तुम्हारे मरने के बाद मैं किम का ख्याल रखूंगा। इतना कह के किम उसे शूट कर देता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम समंदर के किनारे खड़ी कैंग की वाइफ को देखते हैं। कैंग भी किम के साथ वहां पहुंच चुका है। कैंग अपनी वाइफ को गले लगाता है और फ्लैशबैक के सीन से हम ये समझ पाते हैं कि वो लड़की जिसको कुछ साल पहले कैंग ने सुसाइड करने से रोका था वो असल में कैंग की वाइफ ही थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।